हमारी जो चर्चा थी वो जो है इस तरह का, ये जो समय का फेरफार है जीव को मदद करता है, उसके विषय में ये जो कुंडली है वो जो है 12 खाने वाला भचक, वो ब्रह्मांड का नक्शा है जी। अच्छा, उस ब्रह्मांड के नक्शे से ब्रह्मांड का बहुत कुछ अंदाजा जी। किया जा सकता है। अच्छा, वो जो ब्रह्मांड का नक्शा है उसी के आधार पे जो ब्रह्मांड है वो ये पिंड है। तो पिंड का जो हिसाब किताब है, ये कुंडली वुंडली देखने का वैसा दुनियादारी का, वो कुंडली का मामला है, वो पिंड का नक्शा है। उसका मेदिनी ज्योतिष से ब्रह्मांड का विचार कर, उसके अलावा जो ये फलित ज्योतिष है, सामान्य का तो फलित, उसके हिसाब से पिंड का अपना। अब इसमें पिंड के इस नक्शे में और वो कैसे अंदाजा किया जाता है, क्या कुछ होता है, वो उसकी दो बातें आधार है उसके। एक दुनियादारी के लिए थोड़ा सा देखना, विचार करना, और एक दूसरा जो है जो तुम्हारा अपना लक्ष्य है, जिसके लिए जीव आया है, जिस यात्रा के ऊपर निकला हुआ है, ये अनंत की यात्रा है, तो उस भीतर की यात्रा के लिए क्या कुछ इशारा उसमें से मिलता है क्या, तो इन दोनों आधार के लिए वो पिंड का नक्शा मौजूद है। अब लोगों को इस भीतर के विकास के बारे में या खोज के बारे में, इसके बारे में कुछ पड़ी नहीं, वो दुनियादारी की बात ढूंढते हैं। हमारा पैसा कैसा, धंधा कैसा, फलाना कैसा, हमारा टाइम कैसा है, सब अच्छा। अब ये जो है इसमें भी समय का अंदाज़ा लगाने के लिए कि समय का कोई जीव को मदद मिलती है क्या, ये समझने की बात है। तो उसमें बहुत सी चीज़ों के हिसाब से उसका अंदाजा लगाया जाता है। गोचर के हिसाब से दूसरी और दशाएँ हैं, योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी है और कुछ है। तो पाराशर का एक विंशोत्तरी दशा का सिद्धांत है। तो जो पाराशर का विंशोत्तरी दशा का सिद्धांत है, वो देखा गया है कि काफ़ी कुछ जो है वो आपको एक्यूरेसी के पास ले जाता है। 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत सी बार आदमी को आसानी से उसमें मिल जाती है। अब ये 50% से ज़्यादा की जो एक्यूरेसी का मामला है, वो दुनियादारी की चीज़ें ढूंढनी हो तो उनमें हो जाता है। अच्छा, अब जो अपनी पोतानी जात की खोज का और जो प्रकृति का समय और जो है देश और काल, तो काल के फ्लो का जो मामला है वो भी उस विंशोत्तरी दशा के साथ जुड़ा हुआ है। वो ऐसा मानता है कि 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह की वो एक दशा बनती है और उनका अलग अलग समय के हिसाब से विभाजन है, और उस विभाजन के अनुसार वो 120 वर्ष के बीच में 9 ग्रह को विभाजित किया हुआ है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे शुक्र की महादशा मानो, तो वैसे केतु की मानी जाती है, क्योंकि मेष राशि से ये शुरू होता है। तो मेष राशि का जो पहला वो है उसका जो है वो केतु की महादशा है। तो शुरू में 7 वर्ष केतु का, दूसरा उसके बाद शुक्र का 20 साल शुक्र के, शुक्र के 20 साल के बाद में फिर सूर्य के 6 वर्ष, उसके बाद में चंद्र के 10 वर्ष, चंद्र के 10 वर्ष के बाद में मंगल के 7 वर्ष, मंगल के 7 वर्ष के बाद में फिर राहु के 18 वर्ष, और राहु के 18 वर्ष के बाद में गुरु के 16 वर्ष,
गुरु के 16 वर्ष के बाद में शनि के 19 वर्ष, और शनि के 19 वर्ष के बाद में बुध के 17 वर्ष, और बुध के 17 वर्ष के बाद में वो भचक्र जो है पूरा हो जाता है। यहाँ तक का ये जो वर्तुल बना, इसको जोड़ोगे तो ये 120 वर्ष का हो जाएगा, बराबर जी। अब 120 वर्ष का ये जो है, इसका एक क्रम है जी, उस क्रम के हिसाब से ही चल रहा है जी। जैसे केतु, केतु के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में सूर्य, सूर्य के बाद में चंद्र, चंद्र के बाद में मंगल, मंगल के बाद में राहु, राहु के बाद में गुरु, गुरु के बाद में शनि, और शनि के बाद में बुध जी। केतु को शुरू में ले लिया जी। बाकी केतु जो है वो शुरू में नहीं है जी, वो सबसे अंत में मेरे विचार। मेरा मैं ज्योतिषी गणना के हिसाब से नहीं कहता जी जी, क्योंकि मेष राशि का जो पहला नक्षत्र है, जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के जो 13 अंश 20 कला होते हैं मेष राशि के पहले, वो केतु की महारत है। अच्छा। और वहीं से शुरू होता है, तो वो केतु को शुरू में भी मानना पड़ता है जी जी, ये है ना। मगर अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है कि केतु सबसे आखिर में जी, मेरे विचार में। कैसे? कि शुक्र से शुरू कर जी, जो कुछ गोरख धंधा है वो मेरे विचार में ये कहता है कि भाई शुक्र से शुरू कर जी। शुक्र जो है वो दुनियादारी का और ये झाकम झाल, धन संपत्ति वैभव ये थे, इन सब चीज़ों का ग्रह है। ये बात समझ में आती है? शुक्र जो है वो दुनियादारी का, झाकम झाल का, साधन सुविधा संपत्ति वैभव जो भी कुछ दुनियादारी में मिल सकता है, जिसको तुम भौतिकता समझते हो, उसका वर्चस्व शुक्र के पास। नक्की जी। अच्छा, अब ये अगर तुमको कहीं मिल जाए जी, धन मिल जाए, मान मिल जाए, ये सब गोरख धंधा मिल जाए, साधन सुविधा हो, तुम्हारा मौज मजा खड़ा हो जाए, और शुक्र का टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, 20 साल की महादशा है। शुक्र की महादशा 20 साल की है, विचार करना। तो 20 साल का टाइम वो इतना लंबा टाइम है कि अगर कुछ मिलना है तुम्हारे प्रारब्ध से, भाग्य से, ये हो तो मिल जाने वाला है। बिल्कुल विचार करना। अब गड़बड़ की बात में इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा पकड़ते जाओ। ये जो समय का विभाजन है उसमें भी इसका इशारा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा समय शुक्र, बराबर। अच्छा, अब वो झाकम झाल ये वो सब तुमको मिल गया, तो क्या होगा कि अब तुम्हारा अहंकार जो धीरे धीरे शुक्र के टाइम में खड़ा होता गया होगा, वो अब आसमान छूने लगे। सूर्य की महादशा और वो 6 वर्ष की, वो अहंकार को बढ़ाने का टाइम। पहले वो पावर थी, जो कुछ मिल गया, उस मिलने के नाम पे अब तुम बाप बन गए, तुम खुदा के बाप समझ गए, बराबर। वो अहंकार पैदा हो गया, बढ़ गए। अब उस अहंकार के परिणाम से क्या होगा कि सूर्य के बाद चंद्र का 10 साल का टाइम आता है। तो वो जो 10 साल का टाइम है वो तुम्हारे मन को भटकाने वाला टाइम है। तुम्हारे पास पैसा भी है, साधन सुविधा है, सब कुछ मौज मजा है, अच्छा अहंकार भी है, तुम्हारे बोल वाले की भी कोई सीमा नहीं। मेरी बात समझ, तो तुम 1000 जगह भटकोगे नक्की। वो 10 साल जो है वो भटकने का टाइम है। जो कुछ भी भटकाव है वो 10 साल का वो भटकने का टाइम है।
उसके बाद में मंगल आ जाता है। मंगल का टाइम 7 वर्ष का। अब वो जो 10 साल तुम 50 जगह भटके हो, उस 50 में से कहीं एक जगह 2 जगह तुमको वो टेका देगा। मंगल का मतलब है वहाँ खड्डे में, मगर वो खड्डा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत समाधान देने वाला मालूम पड़े। 7 वर्ष मंगल के वहाँ उपाधि में डालने वाले मटकी जी। अब वो जो 7 वर्ष निकले हैं उसमें दुनिया भर का जो कुछ भी कूड़ा कचरा ये वो इस तरह से खड़ा हो सकता है कि बाद में जब राहु का टाइम आवे तो इतने गुछवाड़े वहाँ से शुरू होना शुरू हो जाए कि अब इसमें से निकलना कैसे। जी क्या समझा जी? बिल्कुल मेरी बात समझा ना। तो राहु के 18 वर्ष, एक दिन 2 दिन नहीं, या तो शुक्र के 20 वर्ष और अंत में राहु, वो जो लिंक है जी। उस लिंक में पहले वो सबसे ज़्यादा और बाद में सबसे ज़्यादा, और राहु में दुनिया भर के बंधन, दुनिया भर की उपाधि, दुनिया भर के गुछवाड़े, दुनिया भर की पीड़ा, वो सब कुछ वो टाइम राहु का होता है। समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर तुम सचमुच इस लिंक से गुजरे हो, शुक्र का, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का और राहु का, तो तुम्हारे सब परेशानियों का उसका पूरा हो गया जी। उसका नतीजा ये होगा जी कि तुम जो है उस राहु के टाइम में अगर तुम होश में आ गए हो जी, ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहु की जो महादशा का टाइम है वो इतना विचित्र है जी कि उसमें सारा बड़ा विचित्र सिस्टम विचित्र है जी। कैसे जी कि मंगल का टाइम पूरा होने के बाद में जो 7 वर्ष तुमने खूब मौज मजा खड्डे वो सब हो रहा है, तो उसके बाद में वो जो उपाधि शुरू होती है तो उस उपाधि में से राहु जो है वो सबसे पहले तो तुमको निकालने में मदद करता है। अच्छा, जो समझने की बात है कि राहु की महादशा 18 साल की, तो वो 3 साल जो मंगल में आपने उपाधियाँ खड़ी कर ली थी, वो शुरू के 3 साल में उनका क्लाइमेक्स खड़ा कर देगा जी। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, बराबर जी। तो उन 3 साल में आपकी ऐसी उपाधि होगी कि उन गुछवाड़ों में से निकलना आपको मुश्किल होगा। राहु का ये स्वभाव है। अब वो जो 2.5-3 साल गुछवाड़े हुए उसमें आप सही व्यवस्था में रहे, आप जो जलील हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है और सब, और उसका ठीक जो है टिके रहे, थोड़ा वो हुआ तो राहु का टाइम पूरा होते ही एक लंबी साइकिल आपको अनुकूलता की मिलेगी, जो समझ नहीं आता। राहु की महादशा है मगर उसमें अंतर्दशा 9 है जी। बिल्कुल। तो पहली राहु की, तो राहु में राहु की जो अंतर्दशा है वो भी 2 हिस्से में बटी हुई होती है जी। वो जो राहु में राहु की अंतर्दशा होती है वो 2.5-3 साल की होती है, 2.25-3 साल की। वो 2.5-3 साल की शुरू में जो 1 वर्ष 1.25 वर्ष होता है वो जो है इस तरह से है कि शुरू का 1.5-2 महीना या 3 महीना ठीक तुम निकाल दो तो बीच का 1 साल आपको सही दिशा में ले जाएगी, कोशिश करता है जी। अच्छा, अब आप सही दिशा में जाओ नहीं तो उसका आखिर का जो 1 साल होता है वो फिर आपको खड्डे में डालता है। आपको पहले उसने उपाधि में डाला और होश कराने की कोशिश की और आप होश में नहीं आए तो आपको फिर बाद में दोबारा वो खड्डे में डालेगा। राहु में जो अंतर्दशा आती है राहु की, उसका जो वर्तुल है वो इस तरह से है कि सबसे पहले राहु की प्रत्यंतरदशा, राहु की प्रत्यंतरदशा 3-4 महीने की होगी।
शुरू में, और वो उलझाने वाली हो। जी उसके बाद में गुरु, शनि, बुध और केतु, ये चारों लगातार आते हैं। जी पहले गुरु, फिर शनि, फिर बुध और फिर केतु। जी तो उसमें क्या होता है कि वो जो साल सवा साल का टाइम होता है, जी वो साल सवा साल का टाइम जो है आपको सही दिशा में ले जाने के लिए, कि जैसे गुरु का टाइम आवे और वो आपको होश करावे और आप होश में आ जाओ और उस इशारे को पकड़ दो और व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ दो, तो गुरु ज्ञान का कारक है। जी बात को समझ। गुरु का जो 3-4 महीने निकलेंगे वो आपको होश करा देंगे, और आप होश में आ गए और आपने वो इशारा पकड़ लिया, तो जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनमें से आपका राग निकल जाए। तो शनि जो है वो वैराग्य का कारक है। पहला ज्ञान का कारक, दूसरा वैराग्य का कारक। जो प्रत्यंतर दशा के 4-4 महीने निकलेंगे वो इतने महत्व के हैं कि उनको कोई सदुपयोग कर सके तो बात बन जाए। अच्छा, अब अगर आपने व्यर्थ की चीज़ों में से राग खींच लिया है, वैराग्य हो गया है, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो जो है बुद्ध का प्रत्यंतर हो, वो भी अंदाज लगभग जो है 3 महीना 2-3 महीना ऐसा रहे। अब इसमें आपकी बुद्धि अगर शुद्ध हो गई तो उस तत्व को आप जो है प्राप्त हो जाएंगे, आप उसके संग जुड़ जाएंगे, आपकी वो व्यवस्था हो जाएगी। और नतीजा ये होगा कि बुध के बाद में जब केतु का छोटा अंतर आ जाएगा, वो 2 ही महीने होता है, ये जैसे 3-4 महीने होता है, वो 2 महीने होता है। तो उस 2 महीने में आपका छूटने का हिसाब किताब हो जाए। और अगर आपने साल सवा साल का उपयोग नहीं किया तो फिर राहु क्या करता है वो समझने की बात है कि राहु की समतल दशा में फिर वो जो उनकी साइकिल है पीछे की, फिर पहले शुक्र का वो आ गया, फिर आपको दुनियादारी में उसमें उपाधि मिला गया। अच्छा, शुक्र के बाद सूर्य का वही अहंकार। आदमी किस तरह से इस उलझाया हुआ है, कुदरत ने व्यवस्था की है, मगर जागना तो उसको ही पड़ेगा। उसके बाद में शुक्र के बाद फिर सूर्य के बाद फिर मन भटकने वाली बात चंद्र का, चंद्र के बाद में मंगल का, वो जो चारों का, और राहु की जो अंतर दशा है वो मंगल के प्रत्यंतर के ऊपर पूरी हो जाती है। उसकी जिस ग्रह की दशा शुरू होती है, पहली दशा उसी ग्रह की होती है, और ये जो 4-4 का 5-5 का वो है, वो लिंक जो है लगातार आती हो, लगातार ये होती हो है, मगर वो बीच में आ गई। जो समझने की बात है वो साला यही परेशानी कि वो बीच बीच में अलग होकर के वो आती। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि वो जो एक तरह का ये 9 ग्रह हैं, इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जी, तो मेरी बात समझ जी, वो 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि सलंग जो है, या तो छुड़ाने वाली लिंक पूरी और या उलझाने वाली पूरी लिंक। वो कैसे है जी? वो ऐसे है कि 2 ग्रह जो हैं जी, एक है गुरु जी, बृहस्पति, अच्छा, दूसरा है शुक्र जी। अच्छा, बृहस्पति के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवताओं का गुरु है जी। बात तो समझना जी। अब इसमें ये सब जो कुछ इनको ज्ञान मिला होगा वो कोई व्यर्थ का ऐसा वैसा मामला नहीं है, उसके पीछे बिल्कुल एक विज्ञान सम्मत रीजनिंग मौजूद है। तो गुरु जो है वो पहले आपको छुड़ाने का काम करता है। गुरु की महादशा 16 साल, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले गुरु का अंतर, गुरु में गुरु का अंतर, वो गुरु में गुरु का अंतर आपको बोध करा देता है। बात तो समझ में। अच्छा, मगर उसमें परेशानी वही है कि आधा उसका
शुरू में बोध कराने वाला, आधा फंसाने वाला। तो आधा जो बोध कराने वाला है उसको आप पकड़ लिया तो ही कल्याण होगा, और नहीं तो क्या होगा कि उसका गुरु में, गुरु के अंतर में जो आधा फंसाने वाला है वो आपको दुनियादारी की तरफ ले जाएगा और आपका आगे का टाइम व्यर्थ, फिर वही उलझा हुआ निकल जाएगा। बराबर। तो पहले गुरु में, गुरु का अंतर। वैसे जो क्या होता है कि सलंग जो महादशा होती है उसका प्रभाव रहता है। जो गुरु की महादशा है और गुरु कहीं आपके कुंडली के हिसाब से वो ठीक हो, उपयोगी है, अनुकूल है, तो उसकी सलंग महादशा जो गुरु का काम है उधर की तरफ आपको जरूर धकेलने की कोशिश करे। गुरु का काम जो है आपको होश कराना है, बोध कराना है, ज्ञान का कारक है गुरु। तो गुरु की अंतर्दशा में पहला जो 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष रहता है उसमें बोध हो जाना चाहिए। उलझने वाला टाइम आप सावचेत रह सकें तो शनि का जो टाइम आ गया, शनि की अंतर्दशा आ गई। अब शनि में क्या परेशानी है कि शनि में शुरू का टाइम जो है 3 साल का, जैसे शनि की अंतर्दशा हो तो उस 3 साल में शुरू का टाइम शनि का जैसे 1 वर्ष का वो आपको अपनी सही दिशा में ले जाने वाला है। गुरु का जैसे वैसे ही शनि है, मगर उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा 2-3 महीने का, 4 महीने का सबसे आखिर में पड़ेगा। वो आखिर में आपको, आप अगर सही दिशा नहीं पकड़ते हैं तो शनि के टाइम में जो वैराग्य की स्थिति होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। बीच में आप जो है शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु उनके उपाधि में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आखिर में भी शनि फिर होश कराता है। शनि की अंतर्दशा में गुरु का जो प्रत्यंतर है वो सबसे आखिर में होता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है कि उसमें पहले गुरु की अंतर्दशा, फिर जो है शनि की अंतर्दशा, फिर जो है बुध की अंतर्दशा और फिर केतु की अंतर्दशा। शुरू के ये 4 ग्रह जो छुड़ाने वाले हैं, आपको इसमें से कल्याण कर सकते हैं, उनका सारे टाइम जो है वो गुरु की महादशा में शुरू में निकल जाता है। 16 साल में लगभग 8 वर्ष इसमें निकल जाता है। विचार कर रहे हैं, 8 वर्ष इनके निकल जाते हैं। बचे हुए 8 वर्ष जो है वो जो दूसरे 5 ग्रह होते हैं उनका 8 वर्ष निकलता है। तो गुरु का शुरू का तुमने फायदा नहीं उठाया, उसका इशारा नहीं पकड़ा, तुमने अपना कल्याण नहीं किया, तो गुरु तुमको खड्डे में छोड़ देता है कि तू चाहे जहाँ जा, चाहे जहाँ मर, तुझको जो अच्छा लगे वो करना। क्योंकि गुरु की महादशा में जो आखिरी अंतर्दशा है वो राहु की आती है, और राहु की तो ऊर्जा है, वहाँ सब आपको खड्डे में डालने नहीं छोड़ दे। गुरु एक ऐसा ग्रह है। अच्छा, अब दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र में क्या होता है कि वो जो है देवताओं का नहीं, दानवों का गुरु है वो भी गुरु जी। ये भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी गुरु, जो समझ नहीं। तो वो भी सलंग तुमको एक दिशा में ले जाता है, उसकी साइकिल जैसे ये ले जाता है वैसे ही शुक्र भी सलंग ले जाता है जी। विचार कर। मगर इसमें फर्क क्या है कि गुरु तुमको सबसे पहले सही दिशा में वो करता है, और शुक्र सबसे पहले तुमको धक्का खिलाने की दिशा में ले जाता है। और वो टाइम पूरा होने के बाद में जो आखिर का टाइम है शुक्र का, वो तुमको सही दिशा में ले जाने वाला। शुक्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, रमेश, शुक्र, ये जो पौराणिक कथाएं हैं ये बहुत आपको इशारा करती हैं। कहा जाता है कि शुक्र के पास में मृत संजीवनी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या थी, और उस विद्या को सीखने के लिए
देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र को वहाँ भेजा था। वो वेश बदल के उसका शिष्य बन के रहा, वो अलग बात है, वो लंबी कथा है, पौराणिक कथा है। कच्छ और देवयानी, उसके बृहस्पति के पुत्र का नाम कच्छ, और शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उसका नाम देवयानी। और कच्छ और देवयानी के बीच में वो नागिनी का तंतु खड़ा हो जाता है, होता है। वो कच्छ जो है सीख लेता है मृत संजीवनी विद्या, वो पौराणिक कथा है, मगर उसका इशारा क्या है वो समझने का। आज के इस विकास है, ये जो जीव है इसके विकास में वो क्या कहना चाहता है, वो यही है कि शुक्र की जो महादशा होती है वो पहले शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल और फिर राहु, और उसके बाद में वो गुरु, शनि, बुध और केतु, और केतु छूट जाला। केतु जो ग्रह है वो बांधने वाला नहीं, राहु केतु एक ही, उसके दो पिंड के टुकड़े। राहु बंधन का कारक है और केतु छुटकारे का कारक। जहाँ तुम पैदा होते हो, जहाँ से बचक्र शुरू होता है, मेष राशि का शुरू होता है, तो वहाँ तो वो जो केतु बांधने वाला होना चाहिए, मगर केतु छुड़ाने वाला है और राहु बांधने वाला है। वाह भाई वाह। और ये विचित्र स्थिति। तो मृत संजीवनी विद्या का मतलब क्या? मृत संजीवनी विद्या का मतलब ये कि शुक्र का टाइम, शुक्र में शुक्र का टाइम, और फिर शुक्र में सूर्य का टाइम, और फिर शुक्र में चंद्र का टाइम, और फिर मंगल का टाइम, और फिर जो है राहु का टाइम। और इसमें तू बिल्कुल खड्डे में चला गया हो, तू मर गया हो, तेरी बिल्कुल सत्यानाश हो गया, फिर भी तू होश में आने को अगर तैयार है तो मैं तुझको जीवित करने की कोशिश करने वाला हूँ। वो शुक्र नहीं है उसका वो जो पाराशर को ये जो सूझा है, और वो जो है वो सारा दिखाई पड़ता है कि है कैसे, कि उसमें शुक्र में जब गुरु की अंतरदशा आती है और उसके बाद जो 10 वर्ष बीतते हैं, वो 10 वर्ष आपको सही दिशा में ले जाना है। शुक्र में गुरु का अंतर, उसके बाद शनि का अंतर, फिर बुध का अंतर, और फिर केतु का अंतर। और वो चार जो है तुम मर गए हो, उसने अपने झाकम झाल में फंसा के तुम्हारा चूना लगा दिया, तो भी वो कहता है कि तू अगर दोबारा जो है ये जीवित होने के लिए इच्छुक है तो मेरे पास मरे को जिंदा करने की विद्या है, तू आजा मैदान में। मैं देख रहा हूँ रमेश, क्या होता है कि ये जो इस तरह का देश काल का एक प्रकार का जो सत्ता है देश के साथ, वास्तविक दृष्टि से कुछ नहीं, ये सब उपछंद, किंतु व्यवहार की दृष्टि से है। व्यवहार में ये जो जगत है, प्राणी हैं, पदार्थ हैं, इनका व्यवहार चल रहा है, तो व्यवहार के लिए वो देश की और काल की और नाम की और रूप की सत्ता मौजूद है। ये जो सीमित है, पिंड है, इसमें नाम और रूप की सत्ता है, और वो जो विराट है उस विराट में देश की और काल की सत्ता है। अब ये देश और काल की और नाम और रूप की जो सत्ता है वो उसके हिसाब से व्यवहार चल रहा है। तो इस व्यवहार में उस देश और काल का व्यवस्था कैसे चलती है, क्या होता है, जीव अगर सचमुच इसमें से निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है, इसका इशारा ये जो देश और काल है वो भी मदद करते हैं। विशेष स्थान होते हैं, विशेष जो एक तरह का अंतर्हित ऊर्जा होती है, उसके केंद्र होते हैं। आदमी खड़ा हो तो वहाँ उसको झटका लग जाता है, तो वो देश की मदद मिल सकती है। ऐसे ही काल का मामला है,
काल के हिसाब से ये पाराशरी का जो सिद्धांत है वो वो भी आपको सत्य के बहुत निकट की ओर ले जाए। मैं देखा है उसे दुनियादारी में भी उसे परिणाम सही जो होते हैं, और बाकी इसमें तो तुम उसका सदुपयोग कर सको, इसके लिए परमात्मा तो तुमको पुकार रहा है यार, जी तुमको अवसर दे रहा है। तो तुम खुद अगर इच्छुक नहीं हो जी तो कोई जबरदस्ती तुमको अपने कंधे पे बैठा के तो तुम्हारी यात्रा पूरी कराने वाला नहीं। यात्रा तो तुम्हारी तुमको ही करनी पड़ेगी। बाकी कहाँ से कैसे अनुकूलता हो सकती है ये थोड़ा पता लग जाए, आदमी उसका अपना उपयोग कर ले और जीवन को आगे ले जाए। आप इसमें से निकल जाएंगे वो मैं नहीं कहता, मगर अपनी कक्षा के हिसाब से अगली कक्षा में तो कम से कम जी जाओ। ये एक तरह का विकास की प्रक्रिया है, और ये व्यवहार जो है मैं उसको ना नहीं करता हूँ। जो आत्यंतिक स्थिति है, जो शाश्वत सत्य है, जी उसकी दृष्टि से ये सब आभासी आभासी। है, ये लीला है, ये जो भी कुछ। किंतु वो उस तरह की जो स्थिति है उस तरह के लोग कितने हैं? वो तो ज़्यादा लोग नहीं हैं। जी तो उनका अपना जो मामला है उनकी बात को छोड़ देना जी है। ये जगत का जो व्यवहार है, जगत की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उपयोग किया जा सके, सही सदुपयोग हो, और जीव अपना थोड़ा बहुत जो विकास कर सके तो बात बन जाएगी।